साथियों नमस्कार। साथियों को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है? क्या मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने इस लोकतंत्र को हड़प लिया है? क्या इस देश के भीतर में जिस चुनाव के जरिए भारत की पहचान दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर है, वही चुनाव पहले से ही तय हो जाता है? क्या वाकई इस देश में वोट गिने नहीं जाते हैं बल्कि वोट बनाए जाते हैं? अगर इस देश का वोटर यह जान चुका है कि अगर ऐसी परिस्थिति इस देश के सामने आकर खड़ी हो गई है तो क्या वह इस देश को बचाने के लिए खड़ा हो जाएगा? और ख़ास तौर से इस देश का वह युवा तबका जिसे पता है कि आने वाले वक्त में इस देश को कैसे गढ़ना है, वो जेन जी हो या फिर युवा तबका ही क्यों ना हो, बड़े ही मुश्किल हालात क्या वाकई इस पूरे देश के सामने इसलिए खड़े हैं क्योंकि इस देश में सत्ता जो निर्णय लेती है, जो फैसले करती है, उसके आश्रय जिस तरीके से देश चलता है, क्या उसको पूरे देश की जनता पूरी तरीके से अपना लेती है? क्या वाकई इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो इस देश के गवर्नेंस में देश के गृह मंत्रालय को संभालते हैं, लेकिन जब चुनाव होता है तो पूरी बिसात हमेशा चुनाव में वही क्यों बिछाते हैं? और इस वक्त देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के भीतर सिर्फ दो ही लोग हैं और इन दो लोगों का मतलब है इस देश के भीतर वह कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस है जिसके आश्रय इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं की भी मौजूदगी। राजनीतिक सत्ता अपनी राजनीति को बचाने के लिए सभी को काम पर लगा चुकी है। यह सारे ऐसे सवाल हैं जिनका शायद इस वक्त कोई भी जवाब दे नहीं सकता है, लेकिन यह सवाल करने की ताकत अगर राहुल गांधी ने आज इस देश में चुनावी प्रक्रिया में कैसे चुनाव आयोग की भूमिका कितनी संदेहास्पद नहीं बल्कि खुले तौर पर जो खेल चुनाव आयोग करता रहा है उसमें राजनीतिक सत्ता के लिए वह वोटर लिस्ट तैयार करता है, तो फिर चुनाव का मतलब ही क्या बचा है? और बिहार ही नहीं बल्कि इससे पहले वे तमाम चुनाव जो लोकसभा चुनाव से शुरुआत होती है, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, अब बिहार के भीतर भी ये सब चीज़ें सामने आकर खड़ी हो गई है। तो फिर बचा क्या है? मशक्कत हर कोई कर रहा है, उसके पास नीतियां हैं, इस देश में लोगों का दर्द वह जानता है, इस देश की भावनाओं से जुड़ा है, लेकिन सब कुछ क्या फ्रॉड है? इससे पहले कर्नाटक के चुनाव को लेकर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो लोकसभा चुनाव की थी उसके भीतर एक विधानसभा सीट का आंकलन राहुल गांधी ने यह कहकर किया था कि लगभग 1.25 लाख फ्रॉड वोट की स्थिति बीजेपी के लिए चुनाव आयोग ने तैयार की है। उसके बाद एक पूरी प्रक्रिया राहुल गांधी ने एक दूसरे तरीके से बतलाई कि इस देश में जो वोटर लिस्ट बनती है और उसमें किस तरीके से डुप्लीकेट वोटर्स की मौजूदगी, गलत पतों का जिक्र और वह सब कुछ तय से तैयारी की जाती है। उसमें महाराष्ट्र के 2 विधानसभा क्षेत्रों को उन्होंने अपने दायरे में लिया था और उस पूरी प्रक्रिया को समझाया था। लेकिन आज जिस धमाके को लेकर इस देश के सामने उन्होंने हरियाणा को रखा, हरियाणा इलेक्शन को लेकर कुछ तरीके का था जिसने शायद इस देश की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि यह संभव ही नहीं था कि इस देश के भीतर किसी दूसरे देश के नागरिक की तस्वीर को चस्पा हो जाए और उसे वोटर मान लिया जाए। असंभव सी परिस्थिति है। और जिस चेहरे को 22 बार तस्वीर के तौर पर चुनाव आयोग ने बतौर हरियाणा के वोटर के तौर पर इस्तेमाल किया, जो वो चेहरा ब्राजील की मॉडल है, वो तस्वीर भी दिखाई गई। यह भी बताया गया कि जिस तरीके से चुनाव आयोग जब मकान का नंबर 0 रखता है और 0 नंबर के साथ खुद इलेक्शन कमिश्नर यह बताते हैं कि दरअसल उसके पास कोई घर नहीं होगा, यह कहीं पुल के नीचे, कहीं किसी स्लेब के नीचे, कहीं सड़क पर रहता होगा या वहीं सो जाता होगा। तो क्या ऐसे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए? यह चुनाव आयोग ने कहा था। यह देश इलेक्शन कमीशन की बात पर भावुक हो गया। वाकई चुनाव आयोग किस तरीके से एक एक नागरिकों को उसका हक दिलाने के लिए कितनी मशक्कत करता है और किस तरीके से खड़ा है। लेकिन आज जब हरियाणा में जिसके मकान के आगे 0 लिखा हुआ है, उनके बड़े बड़े घर, हवेलियां
सब कुछ जब दिखाया गया और बताया गया कि देखिए ये इस घर में रहते हैं और कई घर तो इस मामले में महत्वपूर्ण है, वहां 100 से ज्यादा लोगों की रिहायश है, यह सब कुछ क्या सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव आयोग गलत तरीके से वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए कर चुका है या कर रहा है? इसी दिशा में जब बिहार भी क्या आकर खड़ा हो गया, तो बिहार में तो कल वोटिंग होनी है और राहुल गांधी ने एक लिहाज से आज अपने हाथ यह पकड़कर खड़े कर दिए, कोई राजनीतिक दल, कोई नेता इसमें क्या कर सकता है? इस देश के लोगों को सोचना होगा, उन्हें जागना होगा, इस देश के युवाओं को, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना होगा। और कड़ी दर कड़ी जिन परिस्थितियों को आज हरियाणा चुनाव में जो कुछ हुआ उसके मद्देनजर आंकड़े और डेटा के साथ सामने रखा गया, वो वाकई हैरान करने वाला था साथियों। वो इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि कुल 22,799 वोट अगर कांग्रेस को मिल जाते तो कांग्रेस की सीटें 37 नहीं बल्कि 45 होती और वह सत्ता में आ चुकी होती। हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को कुल 5,54,800 वोट मिले थे, कांग्रेस को 5,43,602 वोट मिले थे और दोनों में एक सीट के लिए दोनों में अंतर सिर्फ 120 वोट का था। लेकिन आज जिस तथ्य को रखा गया वह तथ्य 1-2 लाख का नहीं बल्कि 2 करोड़ वोटरों में से 2,54,014 वोटरों को कटघरे में खड़ा करता है, क्योंकि उसमें डुप्लीकेट वोटर्स 5,21,619 है। उसमें इनवैलिड एड्रेस, गलत घर के पता 9 लाख, उसमें गलत घर का पता माफ कीजिएगा 93,174 है। उसमें बल्क वोटर जो दिया जाता है, जो कि अपने तौर पर इलेक्शन कमीशन को जांचना होता है, उसकी तादाद 19,26,351 है। तो साथियों फिर बचा क्या? और अगर कुछ नहीं बचा तो ऐसे में जो पूरा ट्रेंड हो जाता है, जो पोस्टल बैलेट से शुरू होता है, जो खुले तौर पर बताता है कि बीजेपी उसमें हार रही है, वो जीत कैसे जाती है? और आंकड़ों के लिहाज से उसके पास एक झटके में उतनी ही सीटें आती है जहां पर वह सत्ता पर काबिज हो जाए, यानी 45 से ज्यादा रहनी चाहिए तो वह 48 सीटें जीत जाती है। बात कहां से शुरू की जाए और बात कहां तक जाएगी, शायद वह अपने आप में आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है। एक लड़की ब्राजील की मॉडल है, उसकी तस्वीर 1-2 जगह नहीं बल्कि 22 जगहों पर उस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। बतौर वोटर वह वोट देने तो नहीं आई, फिर आई तो ब्राजील की है। भारत के वोटर लिस्ट में वह चेहरा कैसे चस्पा हो गया? ऐसे कितने चेहरे होंगे? जब जांच की जाएगी तो क्या इस देश के भीतर चुनाव आयोग एक मजाक में तब्दील किया जा चुका है? जी नहीं, मजाक नहीं, बेहतर गंभीर आरोप के साथ क्या इलेक्शन कमीशन ने अपनी भूमिका मौजूदा राजनीतिक सत्ता के साथ गलबैया डालने की इसलिए रख ली है क्योंकि इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होती है वो नियुक्ति देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद करते हैं। 3 कमेटियों में 2 लोग, एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होते हैं और एक विपक्ष का नेता होता है। अगर विपक्ष का नेता विरोध भी कर दे तो भी बात सामने आएगी नहीं, क्योंकि 2 in 1 से इसकी नियुक्ति हो जाएगी। या तो राजीव कुमार और उसके बाद ज्ञानेश कुमार, यह परिस्थिति क्या वाकई ऐसी है? तो आज पूरी दुनिया यह देखना चाहती होगी कि ब्राजील की मॉडल राहुल गांधी ने उसको बाकायदा बहुत सलीके के साथ एक एक बात को सामने रखा और QR कोड जो होता है किसी सेलिब्रिटी का, उसको खोल के मोबाइल में भी दिखाकर कहा कि देख लीजिए और समझ लीजिए और आप भी देख लीजिए। राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा कि कैन एनीवन ट्राई वेयर इज सी फ्रॉम, ट्राई गिव मी सम गेसेस। कहाँ की गलती है ये? एनीबडी, गोवा, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, सी फ्रॉम हरियाणा, सू यो सू आर absolutely so. She is not from Haryana, okay, but she what's
22 times in Haryana and she votes in 10 different booths in Haryana and she got multiple names: Seema, Sweetie, Saraswati, Rasmi, Vimla. She is from Brazil and she is Brazilian model. That's a staff photograph and she is one of 25 as records. हरियाणा का जो सच सामने आकर उभर गया है उसमें खुले तौर पर यह दिखा दिया कि कैसे चुनाव आयोग की भूमिका मौजूदा बीजेपी के साथ खड़ी है। मौजूदा वक्त में बीजेपी को चलाने वाले मोदी और शाह के इशारे पर चलती है और कैसे जिन 8 सीटों का जिक्र किया गया वहां के कुल वोट 22,749 वोट यही हिस्सा है जिसमें एक झटके में कांग्रेस पिछड़ गई। उच्चा कलाना में कांग्रेस 32 वोट से हार गई, दादरी में 10,957 वोट से हार गई, आसंद में 2,306 वोट से कांग्रेस हार गई, होडल में 2,595 वोट से कांग्रेस हार गई, महेंद्रगढ़ में 2,648 वोट से कांग्रेस हार गई, सफेदों में कांग्रेस 437 वोट से हार गई, दरौंदा में कांग्रेस 4,531 वोट से हार गई, राई में कांग्रेस 4,673 वोट से हार गई। जब इन सीटों का जिक्र हो रहा है तो वहां पर एक दूसरा सवाल यह भी होगा कि इन वोटरों की तस्वीर दूसरी तरह डुप्लीकेट वोटर, इनवैलिड वोटर और बल्क वोटर की तादाद में 25 लाख से पार है। तो फिर चुनाव आयोग ही क्यों रहे, बताइए आप। और अगर चुनाव आयोग रहे और कल बिहार में वोटिंग होनी है तो बिहार की वोटिंग के बाद क्या वाकई यही काम बचेगा विपक्ष की राजनीति को लेकर करने वालों के सामने कि यह दोबारा से उन आंकड़ों को परखे और फिर उन आंकड़ों को समझे? क्योंकि जिस सीसीटीवी के जरिए पता चल पाता है कि कौन वोट डाल रहा है, कैसे वोट डाल रहा है, वही जानकारी अगर इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रॉय कर चुका है, खत्म कर चुका है, विपक्ष को देने की स्थिति में नहीं है, तो वो ब्राजील की मॉडल ने वोट डाला या नहीं डाला, वो आई या नहीं आई, उसके नाम पर किसने वोट डाला, कब डाला, कितने बजे डाला, वो सब कुछ खत्म कर देगा। यानी सब सबूत साफ कर दिए गए हैं तो खुद ही सब कुछ है और लोकतंत्र उस इशारे पर चल रहा है जिधर मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार चला रहे हैं। हमें लगता है हरियाणा का पन्ना पलटने से पहले तो एक क्षण के लिए बिहार चले जाइए। कल बिहार में वोटिंग होनी है और बिहार के भी आधा दर्जन लोग राहुल गांधी के साथ मंच पर पहुंच गए और वह बताने लगे कि उनका वोट शामिल नहीं है। दूसरे ने कहा नहीं, बहुत विरोध के बाद शामिल हो गया। तीसरे ने कहा पूरे गांव के भीतर कितने सारे वोट गायब हो गए। यह तस्वीर है भारत के उस लोकतंत्र की जिस लोकतंत्र के जरिए कल बिहार के नागरिकों को अपना वोट देने का अधिकार मिलेगा या जो वोट देने की जीवन में इस जिंदगी के इस क्षण के इस लम्हे को जिएंगे। क्योंकि चुनाव आयोग ने जो एसआईआर करवाई है उस एसआईआर को कराने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि देश के गृह मंत्री कहते थे कि बिहार के अंदर अवैध घुसपैठिए हैं, तो चुनाव आयोग ने अवैध घुसपैठियों का आंकड़ा भी नहीं बताया। तो आज जब सारी चीजें आ रही थी और राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ रखा, निगाहों में और निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लिया, तो रायसीना हिल्स पर धड़कनें बढ़ने लगी। प्रधानमंत्री कार्यालय में नौकरशाहों की आवाजाही बढ़ गई, गृह मंत्रालय सक्रिय हो गया। गृह मंत्रालय के अधिकारी इस देश के अलग अलग राज्यों के भीतर उन डेटा को खंगालने लगा। क्या वाकई इस देश का युवा कहीं खड़ा तो नहीं हो जाएगा, कहीं जैन जी इस देश के भीतर कुछ सोच तो नहीं रहा। सक्रियता बढ़ती चली गई। गृह मंत्रालय के भीतर अधिकारियों को काम पे लगाया जा चुका है और कल ही एक इंटरव्यू में गृह मंत्री कह रहे थे इस देश में जैन जी नहीं हो सकता और राहुल गांधी कह रहे हैं अहिंसात्मक तरीके से सही, लेकिन जैन जी की जरूरत आंदोलन के जरिए भारत देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बखूबी इस भारत के अंदर है। क्या इस देश को ही लोकतंत्र को बचाना है? और अगर इस देश के युवा और जैन जी के सामने उनकी अपनी जिंदगी के सवाल है जो रोजगार न पाने से जुड़े हैं, एजुकेशन कितनी बद से बदतर हो गई इससे जुड़े हैं, और इन तमाम परिस्थितियों के बीच जो भविष्य की परिस्थिति कितनी अंधकार में है जिसको लेकर कई सवाल इन युवाओं के जहन में है। और उसमें भी वोट वो किसे देंगे, वोट गिने ही नहीं जाएंगे अगर यह फैक्ट्स
निकल कर आ रहे हैं तो सक्रियता तो पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्रालय के बीच में कैसी होगी आप सब जान सकते हैं। हम उस दिशा में जाएं और नौकरशाही इस दौर में रायसीना हिल्स पर क्या कर रही है यह भी बताएं। आपको कुछ अधिकारियों से जो पत्रकारों के संवाद हुए हैं उसकी जानकारी हम आपको बता देते हैं। उससे पहले बिहार का सच भी जान लीजिए, जहां से लोग आज निकल कर आए और बताने के लिए कल वोटिंग है, उससे पहले हमारा नाम क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा नाम नहीं है और उन्होंने बताया कि हमारे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 एक गांव में लोग हैं और 187 वोट काटे गए हैं जो लोग जिंदा हैं। और अगर न्यू वोटर को जोड़ा जाए तो वो लगभग 350 हो जाएंगे, क्योंकि 150 नए वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। तो ऐसा ही मामला है सर, यही बिहार की रियलिटी है। यह सिर्फ आइसबर्ग का टिप है। हम बिल्कुल निश्चित है कि हम वही समराइजेशन यानी प्रस्तुति चुनाव के बाद डेटा आने पर आपके लिए फिर से कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। एसआईआर के बाद बिहार पहला बड़ा राजनीतिक प्रयोग है, यह सबको मालूम है। और बिहार को लेकर क्या कुछ दांव पर लगा है, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के लिए। ऐसे वक्त में जब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल हालात हैं और देश के भीतर उठते सवालों का जवाब न पाने देने की स्थिति में देश के प्रधानमंत्री है, तब एक ही चीज बची है, चुनाव जीतना है। क्योंकि चुनाव हार तो लोकप्रियता खत्म कर देती है। चुनावी हार आपकी साख पर बट्टा लगाती है, आपके प्रचार तंत्र के भीतर सेंध लगाती है। चुनावी हार आपको और आपके लोगों के बीच आपकी जो मेहनत थी उसको खत्म कर देती है। तो क्या वाकई बिहार की हार बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी? बीजेपी कर पाए या ना कर पाए, कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो नहीं कर पाएंगे। साथियों, यही वजह है कि आज राहुल गांधी के धमाके के बाद रायसीना हिल पर और गृह मंत्रालय के बढ़ती सक्रियता ने एक संदेश दिया है, किसी भी हाल में अब हर चीज को परखना शुरू कीजिए। बिहार चुनाव के लिए जो नई रणनीति बन रही है और आने वाले 24 घंटों में चुनाव प्रताप चलते हुए आज शाम के बाद अलग अलग मुख्य धारा मीडिया पर क्या दिखना चाहिए, सब कुछ इस भरोसे और इस प्रचार के तहत तय किया जाएगा ताकि राहुल गांधी ने जो बातें रखी है उन्हें बेतुका साबित कर दिया जा सके। जब पूरा तंत्र इसमें लगेगा तो नौकरशाही की भूमिका सबसे ऊपर रहेगी। नौकरशाहों के फोन खनखनाएंगे और वे जानेंगे कि मोदी शाह का मतलब क्या है। इसके बाद आईटी सेल या मीडिया में जिन बातों को तरजीह देनी है बस वही से तय होगा। यानी यह पूरा नेटवर्क और उसके पीछे कॉरपोरेट पूंजी, यह परिस्थिति बताती है कि इस लोकतंत्र को कैसे हड़प लिया गया है और हड़पे हुए लोकतंत्र को ही असल लोकतंत्र बताने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने मंच पर चुनाव आयोग के डॉक्यूमेंट्स उठाकर दिखाए, हर पन्ने में डुप्लीकेट्स मिलेंगे। अगर उनकी तादाद 5 लाख से ज़्यादा है तो इसे टटोला जाए। जो इनवैलिड एड्रेस है उनकी तादाद लगभग 1 लाख के आसपास बताई गई। उदाहरण के तौर पर 9,31,774 जैसा जिक्र किया गया। और जो बल्क वोटर है, इलेक्शन कमीशन के पास सॉफ्टवेयर है कि डुप्लीकेट वोटर एक भी न हो, फिर भी डुप्लीकेट वोटर 5,21,000 क्यों हैं? इनवैलिड एड्रेस को परखने का काम बीएलओ का है। किसी एक घर में 100 से ज़्यादा वोटर है तो बीएलओ वहां जाकर इस बात की विवरण दर्ज कराना होगा। फिर भी यह सब है और इसी संदर्भ में बातें उठ रही है। जो पूरे डॉक्यूमेंट की फहरिस्त अगर एक साथ राहुल गांधी मंच पर लेकर आए और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह मैसेज दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के भीतर जा रहा है तो अगला सवाल यह भी है, रास्ता कहां जाएगा? और यह सवाल आज जरूर उठेगा। लेकिन उससे पहले जो इलेक्शन कमीशन के तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए हैं उनकी एक फजीयत आप लोग भी देख लीजिए। तो चुनाव आयोग डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं हटा रहा है? सब कुछ
सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, यह बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ से हो रहा है, यह चुनाव आयोग की अनुमति के बिना नहीं हो सकता, यह एक इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के बिना नहीं हो सकता। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो डुप्लीकेट हटाना, पिक्चर्स हटाना, ब्राजीलियन फोटो निकालना, यह 2 मिनट का काम है। और साथियों, यही एक सच्चाई है। साथियों, SIR के जरिए पॉलिटिकल जीत की गारंटी तय करने का एक तरीका है। यह कोई मामूली सवाल नहीं, क्योंकि इस देश के सामने अब 3 बड़े सवाल उभर कर बचे हैं। पहला सवाल, क्या वाकई चुनावी प्रक्रिया अगर भारत में लोकतंत्र का प्रतीक है और अगर चुनावी प्रक्रिया ही राजनीतिक सत्ता में अपने अनुकूल बना लिया जाता है तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचा है। दूसरा सवाल, क्या इस देश में वोटर कब तक यह समझ पाएगा कि उसका वोट देना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, क्योंकि वोट पहले से गिने जा चुके हैं, उनका हिसाब पहले से लगाया जा चुका है, और जो अथॉरिटी या जो थ्योरी या जो फिलोसॉफी थी वह पहले से तय हो चुकी है, तो फिर बचा क्या है। और तीसरा सवाल, जुडिशरी यानी क्या इलेक्शन कमीशन का नकेल संविधान के जरिए सुप्रीम कोर्ट कस सकता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट भी सत्तानुकूल परिस्थितियों के साथ चल रहा है तो यह मानते हुए कि आप ठीक कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ होगी तो हम देखेंगे, तो फिर क्या होगा जब गड़बड़ी बार बार तथ्यों के साथ जनता के सामने आती रहेगी? क्या तब सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान सो मोटो नहीं ले सकता? अब यह भी एक पुरानी बात हो गई है कि इस देश में जज कौन बनता है, चीफ जस्टिस कौन बनता है, इसकी हायरार्की होती है। और अगर उस हायरार्की से पहले ही राजनीतिक सत्ता सक्रिय हो जाए, जो उसने किया भी, या उसने कॉलेजियम खत्म करने की कोशिश भी की, तो भाई भतीजावाद खत्म करने के नाम पर क्या तानाशाही प्रवृत्ति इस देश के अंदर नहीं ला दी गई है? तो साथियों, सवाल ये है, जो आधी रात में मिली आज़ादी से जुड़े थे, आज दिन के उजाले में उस आधी रात के अंधेरे से भी गहरा अंधेरा लाकर उस उजाले को ढकने का प्रयास खुले तौर पर किया जा रहा है। लोकतंत्र इस देश में हड़प लिया गया है, और यह सब कुछ हर कोई देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब